गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और हमारे साथ कौन है। आज हम इस सवाल के साथ अपने शो का आगाज करते हैं कि हमारे साथ कौन है, अच्छे बुरे वक्त में कौन है। ये एज एन इंडिविजुअल भी आप सोच सकते हैं, जरा मकसद सोच रहे होते हैं सबीन अपने अच्छे बुरे वक्त से मुताल्लिक और स्पेशली बुरे वक्त से मुताल्लिक। वैसे तो अल्लाह हर किसी को बुरे वक्त से बचाए, लेकिन स्टिल जब बुरा वक्त आता है तो बहुत कुछ सिखा जाता है आपको। कौन आपके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस कदर आपके साथ खड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना अपने और पराये की पहचान करवा सही देता है। बात तो है। बुरा वक्त जो है वो आजमाइश एक तरह से होता है, और वो आजमाइश जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होती, वो इर्द गिर्द आपके रिश्तों के लिए भी सही होती है, बात है। उन रिलेशंस के लिए भी होती है, जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा ये जो है ना ये हमारे साथ है और ये हमारे साथ नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त में इसने साथ सही नहीं बात है। दिया। और चले इसको बल्कि हम थोड़ा सा और चेंज करें तो बुरे, आई थिंक बुरा वक्त से ज्यादा मुनासिब हमें लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए मुश्किल वक्त। मुश्किल वक्त जो चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं, तो उसमें कौन आपके साथ खड़ा हुआ है, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपकी स्ट्रेंथ बन गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के दिन का आगाज हमने इस बात से पहला क्यों किया, जाहिर है उसकी एक रीजन है। आज का दिन उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, 21 मई। सो आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त। मैं नाम ना भी लूं तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है। कि इसकी जब मिसाल देनी होती है तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना, इसकी दोस्ती हिमालय से बुलंद है, समंदरों से गहरी है और शहद से ज्यादा मीठी है। यूं तो और भी कई अंदाज हैं पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को एक्सप्लेन करने के लिए। कई ऐसे मौके आए हैं कि जब कुछ कहना नहीं पड़ा, बल्कि उन हालात ने, उन वाकयात ने बता दिया विदाउट यूजिंग एनी वर्ड कि पाकिस्तान और चाइना कितने गहरे, कितने देरीना दोस्त हैं। अच्छा, जैसे मर्जी मुश्किल वक्त हो जाए, अशरफ चैलेंजिंग वक्त की आप जिस तरह से बात करें कि चैलेंजिंग वक्त एक तरह से होता है कि जहां पर दुश्मन की नजर भी हो आपके ऊपर कि किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ऐसे में वो बात होती है ना कि कुछ दोस्तों की बात होती है कि दुश्मन की नज़र आप पर बेशक हो, बट वो दोस्त आपके ढाल बनने की पूरी कोशिश करते हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, आपको कोई मैली आंख से ना देख सके। और यकीनन चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो चीन ने हमेशा इस बात को साबित किया है कि, और बड़ा ओपनली हमेशा हम देख रहे होते हैं ना कि मुल्कों के दरमियान थोड़ी सी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स भी आ रही होती हैं, ऑब्वियसली एज पर देयर फॉरेन पॉलिसी, विच इज़ परफेक्टली फाइन, बट वो जो खुल के एक सामने आना होता है ना, खुल के अपना पर्सपेक्टिव, खुल के एक बाइसनेस जिसे हम कह रहे होते हैं ना, दिखानी होती है कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ हैं, सो कि बड़ी खूबसूरती होती है और वाकई हमें बड़ा मान होता है। और चाइना हमेशा मान वो रखता भी है। हमने हमेशा देखा कि फ्रंट पे आकर पाकिस्तान के बारे में बात करना, अच्छे अल्फाज में बात करना और बहुत क्लियर वर्ड्स में बताना कि चीन जो है वो हमेशा हर अच्छे बुरे चैलेंजिंग वक्त में पाकिस्तान के साथ एंड इट्स नेवर वन साइडेड। लेट्स ऐड दिस एज वेल, इट्स नेवर वन साइडेड। पाकिस्तान ने भी हर मौके पे चाइना का साथ दिया है। Absolutely. तो आगाज की बात अगर कर देंगे, मैं सिर्फ 7 दहाइयां अगर पीछे ले जाऊं, जब चाइना को तस्लीम करने वाले ममालिक की हम बात करते हैं, 21 मई 1951। सो सिफारती ताल्लुकात तो पाकिस्तान के तब से ज़ाहिर हैं चाइना के साथ, लेकिन जब हम कहते हैं ना तस्लीम करना किसी मुल्क को, तो पहला इस्लामी मुल्क और उन ममालिक की फहरिस्त में भी आप कह सकते हैं वन ऑफ द टॉप कंट्री ऑन द ग्लोब जिसने चाइना को एक्सेप्ट किया था। सो उस वक्त से लेके अब तक जब जब हम कहते हैं ना कि म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, हम डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पर एक दूसरे का साथ देने की बात करते हैं, पॉलिटिकल फ्रंट्स की बात करते हैं, डिफेंस पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो हर जगह पे हम एक दूसरे के साथ हैं। सो आज का पूरा जो राइजिंग पाकिस्तान है, हम इस पे पाकिस्तान और चाइना के इन 7 दहाइयों पर मुहित जो दोस्ती है उसको सेलिब्रेट करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात भी करेंगे, इस पार्टनरशिप का जिक्र भी करेंगे, इस चीज पे भी बात करेंगे कि किस तरह से हम लोगों के जो रवाबित हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मजीद, बिकॉज ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर लाजमी हो जाता है जिसकी वजह से। लेकिन अब तो आप देखें, आप कहीं भी अगर जाते हैं दुनिया में, आप अगर उर्दू बोल रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा होता है कि अच्छा ये तो चाइनीज है, इसको उर्दू कहीं ना कहीं शायद आती हो। स्पेशली जो चाइनीज पाकिस्तान में रहते हैं उनकी अगर बात की जाए तो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जो है वो उर्दू लैंग्वेज को अडॉप्ट किया हुआ बड़े बड़े प्यारे तरीके से। और कुछ तो हम नाम भी देख रहे होते हैं कि हमें वो पाकिस्तानी नाम भी दिखाई दे रहे होते हैं यहाँ पर।
सो उन नामों से तो वो ये देखिए, ये इस तरह के जो इस तरह से ताल्लुकात जो है ना वो गहरे भी होते हैं, पीपल टू पीपल टाइज स्ट्रेंथन होते हैं, जिसकी हम बात करें तो आज थ्रू आउट हम इस चीज़ पर भी डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक चाय के कप पे पाकिस्तान और चाइनीज जब बैठ जाते हैं तो फिर दोस्ती कैसे बात हो सकती है, बढ़ जाती है। इस पर करेंगे बात मुख्तलिफ गेस्ट के साथ, लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज दर्जी था। एक डार्लिंग और एक करते हैं पाकिस्तान से प्यार। जो परफॉर्मेंस उस्ताद करा सकता है वो आपको कंप्यूटर नहीं करा सकता। इश्क का जलवा हर हर जा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हीरो क्यों नहीं आए? मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ, ते कॉमेडियन तो थोड़ा जा ज्यादा सोना। जब आप किसी किरदार में जाएं तो फिर आप अपनी नफी कर दें और फिर उस किरदार में रहें। मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। पाँव में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं चेक करवाया? जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन सैंस रख लै। ये तो नई जगह है, बैठे हैं हम जहां। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद 21 में, यानी कि आज का दिन हर साल की तरह आज भी हम पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो पाक चीन दोस्ती हर जगह पर आपको, वैसे जहां पर भी आप निकलेंगे बाहर तो आपको नजर आएगा कि बैनर्स भी लगे होते हैं और हर तरह से इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। आपको याद है सलीम, हम छोटे थे तो कहते थे पाक चीन दोस्ती मान तो है, मान तो नहीं मुझे पाकिस्तान जो से आप बहुत पुरानी बात कर रहे शायद, जिंदाबाद सबीन में पुरानी बात नहीं कर, जब पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद कहते थे, साथ ही पाक चीन दोस्ती मान तो भी कहते थे। मैं कौन सा 1901 की बात कर रहा था। मान तो ही नहीं मुझे याद, मुझे जिंदाबाद याद है तो मैं वो बता रही हूँ। कंटिन्यू। ओके ओके, मैंने शोएब इज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड, थोड़ी देर पहले हमें इस बात का पता भी चला। एनी हाउ जी, बैक टू द टॉपिक। तो हमेशा जैसे हम इंट्रो में बात कर रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान और चाइना हमेशा एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे और एक्सपेक्टेशंस वहीं पर बिल्ड होती हैं जहाँ पर मान होता है। और मैंने हमेशा ये बात की कि कोई भी वक्त हो, अच्छा वक्त हो, चैलेंजिंग वक्त हो, पाकिस्तान भी चाइना के हमेशा काम आया और चाइना भी पाकिस्तान के हमेशा काम आया। एट द सेम टाइम किस तरह से बिजनेस को आगे लेकर चला जा रहा है, किस तरह से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो, क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्रोग्रेसिव
कौमें, प्रोग्रेसिव ममालिक हैं ये जिनकी हम बात कर रहे होते हैं, सो वो उन पे यकीन रखते हैं, एट द सेम टाइम वो आगे चलने की बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से दोनों मुल्क उनके लोगों को आगे लेकर चलना है, खित्ते को आगे लेकर जाना है। खित्ते को आगे लेकर चलना है, एग्जैक्टली। तो आज इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि किस तरह से ये दोस्ती मजीद गहरी होती जा रही है, किस तरह से ट्रेड में हेल्प मिल रही है और किस तरह से मजीद हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस दोस्ती को। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के चीन में साबिक सफ़ीर हैं ज़मीर ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर साहब, बड़ा अरसा आपको भी हो गया है चाइना में रहते हुए, थोड़ा सा पहले अपने बारे में, अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करें कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस और हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस गोइंग? मैं 1980 में चाइना गया तालीम हासिल करने के लिए। 80 से लेकर 87 तक 7 साल मैंने वहाँ पे एज ए स्टूडेंट ज़िंदगी गुजारी। फिर उसके बाद 2010 से 2016 तक सफारतकार के तौर पे पाकिस्तान एम्बेसी पेचिंग में काम किया। माशाल्लाह। और तकरीबन मैं रिटायरमेंट के बाद हर महीने चीन जाता हूँ। मेरे वालिद साहब आज़ादी से पहले चीन में रहे हैं, मेरे चारों बच्चे चीन में पढ़े लिखे हैं, तो मेरा जो एक ख़ानदानी तल्लुक़ है चीन के साथ वो बहुत गहरा है। मैंने चीन में वो वक्त गुजारा जब चीन में 1980 में रिफॉर्म्स शुरू हुई थी। रिफॉर्म से पहले चीन में गुर्बत थी, अफलास थी और बैकवर्ड था। तो मैंने ये सारी चीज़ें खुद आंखों से देखी हैं कि वहाँ कैसे रिफॉर्म लेकर आए, चीन ने कैसे तरक्की की और आज चीन में दुनिया में एक ताकत बन के उभरा है। तो ये सारी मेरी आंखों के सामने है, मैं इनका चश्मदीद गवाह हूँ। सर, जब हम इसी से आगे एक सवाल रखें, जब हम मुश्किल हालात की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, लोगों की ज़िंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, चूँकि आपने चाइना का वो वक्त देखा कि जिसमें चाइना ने फिर उसके बाद पूरा उस वक्त बदल कर दिखाया पूरी दुनिया को। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको रखें, नेबर भी हैं हम, पार्टनर भी हैं हम, एक दूसरे से सीखते भी हैं हम, क्या ये हालात जो पाकिस्तान के हैं इनको चेंज करना, हम चाइना से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उन पॉलिसीज को सीख सकते हैं, देख सकते हैं? किस तरह से कर सकते हैं जरा, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि आपकी आंखों देखी बहुत सारी चीजें। मैं चीन का पहले तजर्बा आपको बताता हूँ, फिर ताकि हमें आसानी हो चीन ने कैसे तरक्की की है तो फिर हम उसे अपना सके। 1978 में 1978 में चीन में एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। ठीक है। तकरीबन 6 साल के अरसे में 78 से 84 तक, 78 से 84 तक तकरीबन 500 मिलियन लोगों को गुर्बत की हद से ऊपर उठाया गया। ओके। और अब तक जो है 2020 तक तकरीबन 800 मिलियन लोगों को गुर्बत की सतह से ऊपर उठाया गया। तो ये चीन की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका राज क्या है? इसका राज ये है इस कौम की मेहनत, मुशक्क़त और मुस्तकिल मिजाजी। उसमें उनकी हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार था। हुकूमत ने अच्छी पॉलिसियाँ बनाई, लोगों को एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट दिए, लोगों को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दिया, अमन व अमा की सूरत हाल को तहफ़्फ़ुज़ दिया और लोगों की मेहनत को रायगान नहीं जाने दिया गया। मेरिट की बुनियाद पे लोगों को ऊपर लेकर आए, नौकरियां मेरिट की बुनियाद पे दी और आस्ता आस्ता लोगों की मेहनत रंग लाई और चीन आज दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। इस वक्त चीन में जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी यूरोप और अमेरिका से बहुत बेहतर है। चीन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सड़कें हैं, बिजली है, लग्जरियस लाइफ है, वो अमेरिका और यूरोप से बेहतर है। जितने ब्रांडेड आइटम्स हैं, जैसे ख़वातीन को बहुत पसंद होता है कि गुची का बैग लिया जाए और फ़लाँ ब्रांड के जूते लिए जाएं, तो चीन में जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। इसका मतलब ये है कि चीन की कुव्वत ख़रीदारी बहुत बढ़ गई है, दुनिया में पहले नंबर पे है। और ये आम आवाम को जो सहूलतें मिली है, मैं सिर्फ उसकी बात बता रहा हूँ। और कौमी सतह पर जो उन्होंने तरक्की की है, एक ज़माना था चीन बैकवर्ड था, अब जो है चीन दुनिया से बहुत से मुल्कों से आगे निकल गया, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ। और इस वक्त दुनिया में चीन का एक ख़ास मुकाम है। दुनिया के किसी कोने में कोई वाक़या होता है तो चीन सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। तो चीन की इस वक्त जो पोजीशन है एक ग्लोबल पावर की हुई है, तो चीन को इज्जत भी मिली है, पैसा भी मिला है, खुशहाली भी आई। ज़बरदस्त। अब सर इसमें अगर हम अगेन ताल्लुकात पर आएँ और हम उसे दहाइयों के ताल्लुकात का जिक्र करते हैं,
बाकी दहाइयाँ एक तरफ, मैं सिर्फ अगर लास्ट डेकेड की बात करूं 2015 से लेकर 2025 तक, ये जो डेकेड रही है पाक चीन दोस्ती की, ये बिल्कुल डिफरेंट रही है, स्पेशली बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बाद, उसके अंडर सी पैक के बाद। हाउ डू यू सी दिस? 2015 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया और उस वक्त उन्होंने 46 बिलियन US डॉलर के मुआहदे दस्तखत किए, उनकी मौजूदगी में हुए। उसके बाद पाकिस्तान में एक वाकई नज़र आने वाली तब्दीली महसूस की गई। 2015 से पहले पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत ख़राब थी, कोई मुल्क हमें कर्जा देने को तैयार नहीं था। हम पेरिस क्लब भी गए, इतना कि हमारे जो दोस्त ममालिक थे, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक था, कुवैत डेवलपमेंट फ़ंड था, ये सब लोग हमें कर्जा देने से गुरेज करते थे। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत मुतासर हो गई थी। 2015 में जब 46 बिलियन US डॉलर चीन ने प्लेज किया और यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुए, तो फिर दुनिया में हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर हुई और फिर दुनिया ने हमसे तजारत करनी भी शुरू की, कर्जा देना भी शुरू किया। तो ये गुज़श्ता 10 साल जो है हमारी मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा नुमाया रहे। फिर सी पैक के अंदर जो है जो हमने प्रोजेक्ट किए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थी उस वक्त बिजली के प्रोजेक्ट्स की थी। आपको याद हो या ना हो, 10 साल से पहले 2015 से पहले इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती थी, बिल्कुल, और बाज़ जगहों पे 16 घंटे और 20 घंटे तक भी लोड शेडिंग होती थी। तो कम से कम चीन ने जो पावर प्लांट्स लगाए हैं उसमें कोल के भी हैं, हाइड्रो के भी हैं, न्यूक्लियर के भी हैं, सोलर के भी हैं, तो उनकी वजह से कम अपनी हम ज़रूरत की बिजली खुद पैदा कर रहे हैं और कम से कम लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है। आजकल कभी कभी आप देखते हैं कि आज बिजली नहीं है, वो कोई ब्रेक डाउन हो सकता है, लोड शेडिंग नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, एटलीस्ट पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। फिर इसके अलावा जो सी पैक में हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं रोड्स के, तो पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में नई सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। उससे क्या हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बेहतर हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बेहतर होने से क्या होता है, आपकी तजारती सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे कुछ दोस्त थे, डीजी खान के थे, वो जब पहले डीजी खान जाते थे तो बड़ा वो सोचते थे यार 8 घंटे का सफ़र है तो इतना लंबा सफ़र है, बड़ी मुश्किल होती थी। ये हकला मोटरवे बनने से अब तकरीबन 2.5 घंटे में वो डीजी खान पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से बहुत से शहरों के दरमियान रास्ता मुख्तसर हो गया है, सफरी सहूलतियाँ बेहतर हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है बेहतर हो गई है, तजारती सरगर्मियों को फ़रोग मिला है, लोगों की मायार ज़िंदगी बेहतर हुआ है। हमारे सबसे अच्छा जो सेब होता है या सबसे अच्छा जो फल होता है वो दूर दराज पहाड़ी इलाके में होता है, वहाँ से उसे शहर में ला के बेचना नामुमकिन होता है। तो कम से कम सड़कों की वजह से हमारे जो अच्छी चीज़ें हैं वो शहरों तक आती हैं और जो किसान है, जो मज़दूर है, जो ज़मींदार है, उसको उसकी अच्छी फसल का मुआवजा मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें तो हमने देखा भी है कि बहुत से जो इलाके हैं वो एक्सेसिबल ज़्यादा हो चुके हैं। आप तो सिर्फ बात की ना फलों की या ऐसी कोई भी पेरिशेबल आइटम जो कि पहुंच जाता है शहरों तक, अदरवाइज आप देखेंगे बहुत से इलाके जहाँ हम पहले जाने का तसव्वुर नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए ईजी हो गया, एक्सेसिबल हो गया। सर चूँकि आपने बहुत अरसा चाइना में गुजारा, फ्रीक्वेंट विजिट्स भी आपके होते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं तो आप शायद कहते हो कि मैं चाइना से हूँ, बिकॉज आपके फादर भी वहीं रहे, आपका भी ज़्यादा जिंदगी का हिस्सा वहीं गुजरा, बच्चे हाँ पाकिस्तान में आमतौर पे ये पूछा जाता है पिछों किथे दियो पंजाबी में, तो मैं कहता हूँ पिछों असी शंघाई दिया। हाँ तो गाँव शंघाई है जी। अब ऐसे में सर जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की हम बात करते हैं, आज हमने आगाज में भी उसका जिक्र किया, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो वहाँ के हालात जब भी कोई पाकिस्तानी और चाइनीज आपस में बैठते हैं, मौजू क्या होता है गुफ्तगू का, गपशप क्या होती है एक चाय कप पे? पहले मैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप जब लोगों से मिलते हो, उनके कल्चर को समझते हो, जब उनके कल्चर को समझते हो तो फिर आपको उनके साथ तल्लुकात में बेहतरी लाने में बड़ी आसानी होती है, मदद मिलती है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप में से कोई पठान तो नहीं है? अच्छा, इस तरह के पठान कल्चर में मामू को जो रिश्ता है बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट का रिश्ता है। अगर आप KPK जाते हो और आपको कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, चाहे वो थोड़ा सा जायज़ भी है, चाहे थोड़ा सा फेवर भी आप मांगते हो, आप किसी को ये कह दो मामा यार ये हेल्प करो ना, तो
वो कहेगा इसने मुझे अपना मामू कह दिया है, अपनी माँ का भाई कह दिया है, तो वो समझता है अब मुझ पे ये फ़र्ज़ है कि मैं इसकी आउट ऑफ द वे फेवर करूँ। मामू का रिश्ता बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है, जबकि यही लफ्ज़ अगर आप जाके लाहौर में कहें तो वो आपका गिरबान भी पकड़ लेगा, 2 तब्बे भी मारेगा कि मुझे मामा बना रहा है, मुझे मामू बना रहा है। तो ये कल्चर का डिफरेंस है। कल्चरल तो कल्चर डाइवर्सिटी जो है ना, कल्चरल डिफरेंस के पर्सपेक्टिव से बात यहाँ पर हो रही है। तो कल्चर जो है ना समझना बड़ा ज़रूरी है। जब आप बिजनेस करते हो किसी मेमन के साथ कराची में, तो जब आप मेमन के कल्चर को समझते हो, उसके बिजनेस एथिक को समझते हो, तो आपको बड़ी आसानी होती है। जब पठान से करते हो तो आप बिजनेस करते हो तो आपको डिफरेंट सेट स्किल चाहिए। तो आप किसी के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हो तो उसके कल्चर को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे। चूँकि चीन के साथ हमारा इस वक्त बहुत ज़्यादा तजारत है, बल्कि चीन पूरी दुनिया में सबके साथ सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है, और सबका जो है चीन के साथ जो तजारत है ना वो चीन के फेवर में है। तो जब आप एक मुल्क के साथ तजारत करते हो जो आलमी तजारत में नंबर 1 है, तो उसके कल्चर को और उसके लोगों को आप नहीं समझते हो, उनके मिजाज को नहीं समझते हो, उनके टेम्परामेंट को नहीं समझते हो, तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। हो सकता है वो कुछ और कहना चाहता है, आप कुछ और समझ रहे हो, आप अपनी तरफ से कोई अच्छी बात कहना चाहते हो, वो उसे नेगेटिव सेंस में ले रहा होता है। तो आपको ये कल्चर जो है समझना ज़रूरी है। इसके लिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और चीन में अवामी राब्ते बहुत ज़्यादा हैं। मैं चूँकि पाकिस्तान एम्बेसी में डिप्लोमेट था, तो मेरी ज़िम्मेदारी थी हायर एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देना। तो उस ज़माने में 32,000 पाकिस्तानी नौजवान तालीम के गर्ज से चीन में रहते थे। तो 32,000 एक बहुत बड़ी फोर्स होती है। सही बात। ये 32,000 जो हैं वहाँ पे जब चीन में तालीम हासिल करते हैं तो चीन की ज़ुबान भी सीखते हैं, चीन का कल्चर भी समझते हैं, चीन की जो है गवर्नेंस भी समझते हैं, चीन की पॉलिटिक्स भी समझते हैं, चीन के रवायात को भी समझते हैं। तो ये सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर और इकोनॉमिस्ट और अपने प्रोफेसर नहीं बनते हैं, बल्कि साथ साथ चाइना को समझने वाले चाइना एक्सपर्ट भी बनते हैं। जब ये वापस आते हैं पाकिस्तान, तो इस वक्त तक तकरीबन कोई 30,000 के करीब चाइना ग्रेजुएट पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये चाइना को समझते हैं। तो ये चीनियों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो इन्हें पता है कि किस वक्त पे क्या बात कहनी है और कौन सी बात चीनियों को इम्प्रेस करेगी। खासकर बिजनेस नेगोशिएशन में आप ये लोग जो है बहुत ज़्यादा कारामद हैं। तो मेरे हाल में हमारा जो 32,000 लोग इस मौजूदा दौर में पढ़ रहे हैं, इनमें से कितने नए जाते हैं, कितने इनमें से ग्रेजुएट होकर वापस आते हैं, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर साल की तादाद बढ़ती रहती है। बिल्कुल। और जो चाइनीज स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते हैं यूनिवर्सिटीज में, हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से वहाँ पर वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, नमल में बहुत सारे आपको नजर आएंगे, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, अगर नस्ट में आपको नजर आएंगे। सो ये वाकई बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स जब इस तरह के होते हैं तो यकीनन ये एक बड़ी अच्छी एक जरिया है कि किस तरीके से दोनों कौमें एक दूसरे को समझ सकें, दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे को समझ सकें। और मेरे ख्याल है ये हर मुल्क के लिए यही होता है कि जो एक सॉफ्ट इमेज किसी ने अपने मुल्क का अगर सामने रखना होता है तो वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको आगे लेकर चला जा रहा होता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन बताया था कि चीनी यहाँ पे बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। चीन की कम से कम 50 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे उर्दू जुबान पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, आज हम इस मौजूद पे आगे चल के बात भी करेंगे। ठीक है कि कितना इम्पोर्टेंट है, जब वो आए फिर उससे बात करेंगे। हाँ, नहीं, हम इससे बात भी करेंगे आगे चल के, क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस होती है ना, ज़रा जब आप ये सीख रहे होते हैं तो आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा उनको समझते हैं। जिस तरह से आपने भी कहा ना कि जब एक जो है कल्चर समझते हैं, मिजाज समझते हैं, तो फिर आप ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। हिचकिचाहट नहीं रहती ना, हिचकिचाहट नहीं रहती समझने में, बात करने में। तो आगे चल के हम जरा इस पे बात भी करेंगे। बिल्कुल ज़मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बात करके। आपका अपना एक्सपीरियंस है ज़रा चाइना का, और बड़ा तवील एक्सपीरियंस है, और जो आपने हमसे शेयर किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगले मेहमान की तरफ जाएं, अगले मौज़ूआत की तरफ जाएं, जब हम पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं तो हमने हर अंदाज से ज़रा उसको एग्जिबिट भी करना होता है, लोगों के सामने रखना भी होता है। एक गाना है, फरहान मुश्ताक साहब प्रोड्यूसर हैं हमारे पीटीवी होम के लाहौर के, उन्होंने ये गाना प्रोड्यूस किया है। तो मिलकर गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, इस दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, वैसे सबीन, जब भी चाइना का जिक्र हम करते हैं या वहाँ के रंग की मैं बात करूँ, व्हाट इज दैट वन कलर दैट रिफ्लेक्ट्स?
Isn't it red? तो ओ आज वैसे बाय चांस हमने भी लाल कलर पहना है बट बड़ा अच्छा रिलेट भी हो गया। देखिए रिलेट भी जरा हो गया। चलिए अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं, मेहमान की तरफ आते हैं। कैसर नवाब साहब ने आज हमें ज्वाइन किया एक बार फिर। लास्ट टाइम भी इनसे गपशप हुई थी और अभी हम बात करेंगे इनका जो अपना एक एक्सपीरियंस है चाइना आने जाने का, बिकॉज ही इज़ अ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर। लेकिन नॉट जस्ट चाइना, चूँकि कई मुल्कों में गए हैं, गालिबन 60 के करीब मुल्कों का इनका विजिट है, तो कई कई मुल्क जाना और फिर चाइना का विजिट करना, व्हाट्स द डिफरेंस, ये भी हम इनके सामने सवाल रखेंगे। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सुना आपका कोई चाइनीज नाम भी है? यूं करो ना कि यहाँ तो आप हैं कैसर नवाब, चाइना में क्या है आप? अच्छा, मैं जब आप लोगों ने स्टार्ट किया, मैं क्या पता नहीं, चाइना इतना मीठा मुल्क है ना कि शायद मुझे भूल गए आप लोग। तो चाइना में मेरा नाम जो है वो वांग कैसा है। वांग कैसाई? वांग कैसा। अच्छा, वांग कैसर। जी, वांग कैसा। Okay. तो वांग बेसिकली चाइनीज लैंग्वेज में नवाब, और या जो वहाँ पे हमारे जिस तरह यहाँ पे खान का ओके, तो वहाँ लग वांग जाता है। जी, वहाँ पे वांग लगता है। Okay. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस फैमिली नेम वहाँ पे Okay. उस साइड Okay. पे। यानी वहाँ पे चाइनीज़ भी बड़ा नाम को लाइक करते हैं, और जब भी मैं चाइनीज़ से मिलता हूँ और उनको मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम वांग कैसा है, एक्चुअली ये नाम के पीछे ना एक बहुत अजीब किस्म की कहानी होती है। Okay, बिकॉज सुनाए ना। आपकी जो नाम है या मेरा नाम है ना, वो मेरे और आपकी रजामंदी के साथ रखा नहीं गया। ये पता नहीं दादा ने रख लिया तो खाला ने रख लिया, या सही फिर जाहिर बस सी बात है। कभी कभी तो एक आध नर्स भी रख लेता है नाम किसी पे। तो बहरहाल ये है कि कहीं भी मतलब नाम आ जाता है। बट ये जो अपना नाम आप चूज करते हैं ना, ये मेरा जो चाइनीज नाम है, ये मैंने खुद चूज चूज किया किया हुआ है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई लाइक इट मोर एंड इट्स सिमिलर टू द अदर नेम एज चलिए वेल। जी, तो ये मिस्टर वांग, फिर आप बताएं ना मुझे कि आपका चाइना का एक्सपीरियंस कैसा है? घूमने फिरने का एक्सपीरियंस कैसा है? जी, मैं चाइना कोविड से पहले गया, ठीक है। और वहाँ जब पहली दफ़ा मुझे चाइना जाना पड़ा, तो ऑफ कोर्स सबसे अच्छी खुशी और जो एक्साइटमेंट होती थी ना, वो पाक चीन दोस्ती होती थी। यानी आप जहाँ पे भी जाते थे, मैं किसी बोलता था जी मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो एक डिफरेंट सा स्माइल नेचुरल आ जाता था चाइनीज़ फेसेस पे। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे मैंने नोट की, वो ये कि बहुत सस्ता तरीन मुल्क है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे, कोविड से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर जब दौरान कोविड हमने देखा कि चाइना को कैसे मुख्तलिफ जगहों से जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों के थ्रू जो है वो कोशिश की गई कि कंटेन करने की, उसको कि हम कैसे जो है वो मात दे सके। बट दुनिया उसमें भी फेल हो गई, और चाइना ने दुनिया को दिखाया कि हम कैसे जो है एक ग्लोबल इमरजेंसी में जो है हम दुनिया की कैसे हेल्प कर सकते हैं, और अपना भी चंद घंटों पे हॉस्पिटल्स बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज एग्जैक्टली दुनिया को बहुत कुछ दिखा दिया सही कि बात है। ड्यूरिंग द कोविड। फिर हमने ये भी देखा कि दुनिया ने कैसे चाइनीज़ के साथ जो है रद्द-ए-अमल शो किया है इंटरनेशनली। और मैं आपके साथ एक ट्रैवलिंग का ही वाक़या शेयर करूंगा। मैं रशिया से आ रहा था और इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हमने देखा कि चाइनीज़ को लोग देख के साइड चेंज कर लेते थे, बिकॉज दे थिंक दैट कि शायद कोरोना जो है वो उस साइड से आ रहा है। लेकिन हमने उस चीज़ में भी चाइना के साथ मिल के हेल्प की। हमने एक यूथ फोर्स बनाया, कोविड-19 यूथ टास्क फोर्स, जिसके थ्रू हमने कोशिश की कि हम कल्चर्स को, सिविलाइजेशंस को, पीपल टू पीपल कनेक्शंस को कैसे उस ऑनलाइन दौर में भी बढ़ा सके। फिर कोविड के बाद जब जाने का मौका मिला चाइना को, तो मैंने बहुत डिफरेंस फील किया। इस दौरान मैं वेस्ट की तरफ भी कुछ कंट्रीज़ में गया और साथ में अफ्रीका भी विज़िट किया। बट चाइना एक ऐसा मुल्क है कि एक तो ज़िंदगी में एक बार जाना चाहिए, और दूसरा है कि वहाँ पे आपको लर्निंग का बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है। तीसरा बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ का हब है, और चौथा वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोग जो है वो आपकी हेल्प के लिए एनी टाइम रेडी होते हैं। आप बस स्टेशन पे रास्ता भूल जाएं, आप ट्रेन स्टेशन पे, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो वेस्ट से या बाकी मुल्कों से या इवन दुनिया के किसी भी मुल्क से बहुत डिफरेंट आप फील करते हो जब आप चाइना जाते हो। यानी जो इंसानी कनेक्टिविटी का एक रवैया होता है, रवैया है या एक फीलिंग्स होती है ना, वो आप चाइना में ट्रूली फील कर सकते हो। स्पेशली जब आप एक आम लोगों के साथ उनके गांव मोहल्ले या गलियों में घूम फिर के आप उठते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ना उनकी ज़ुबान आपको समझ आती है, ना उनको आपकी ज़ुबान समझ आती है, बट दिल की बात जो है उनको, वो कनेक्शन जो है वो आपको समझ भी आ जाती दिखाई दे रहा होता है। अच्छा, आप जिस तरह से आप बात करें कि वहाँ के आम लोगों के साथ बैठना, जाना, उनके घरों में, गलियों तक जाना,
थोड़ा सा वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कल्चर के बारे में भी बताएं, क्या फ़र्क है एक इलाके से दूसरे इलाके की अगर बात करें वहाँ पर, या ओवरऑल एक ही कल्चर है, किस तरह से उनका रहन सहन है? अच्छा, जब आप एज ए इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेट से अगर मैं लेट से चाइनीज़ हो के पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे पंजाबी और पश्तो ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे, क्योंकि मुझे दोनों समझ नहीं आ रहे। तो अगर वहाँ पे आप किसी और जगह पे डिफरेंटली जाते हैं ना, तो हमें उनकी चाइनीज़ डायलेक्ट पे फ़र्क का पता नहीं चलता, बिकॉज हमें समझ ही नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि वो एक दूसरे की ज़ुबान को नहीं समझते, हालांकि वो है चाइनीज़ लैंग्वेज, बट वो इतना फ़र्क है कि उनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग चाइनीज़ ही आपस में नहीं कर पाते। बट यस, कल्चर के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, और चाइनीज़ जो है वो सिर्फ इकॉनमी का हब नहीं है, वो एक कल्चर का बहुत कदीम और बहुत पुराना एक गढ़ है। और उसकी आप दीवारी चीन से लेके फिर जो है मुख्तलिफ सिटीज़ में उनके मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के जो है वो अजूबे या इस तरह के जो है वो डिस्कवर्ड हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शियान में वर्ल्ड 8 वंडर्स है टेराकोटा वॉरियर्स का, जो कि एक बहुत बड़ी फ़ौज है, ज़मीन के अंदर से निकली है। तो पिछले दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी विज़िट किया था पिछले साल आई थिंक। तो इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पे जो है उनकी जो है दीवारी चीन खुद इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ा जो है वंडर है, हर बंदे का देखने को विज़िट करने को दिल करता है। फिर वहाँ पे अगर आप नेचुरल ब्यूटी देखें, चाइना की कोई ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल ब्यूटी है, उसमें स्प्रिंग्स है, उसमें माउंटेन्स हैं, और उन्होंने हर चीज़ को ना एक इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया है। मैं आपको एक सिटी का नाम बताऊं कि वहाँ पे एक जगह है गुयांग बेसिकली मरी जैसी एक वैली है, ठंडी किस्म की जगह है। वहाँ पे उन्होंने अपनी सारे चाइना के डाटा बैंक जो है वो इंस्टॉल किए। अच्छा। यानी आपको डाटा सेंटर्स के लिए, आईटी के इक्विपमेंट्स के लिए जो एक ठंडी जगह चाहिए होती है, उन्होंने जो है उसको डाटा सेंटर का एक हब बना लिया। वहाँ पे उन्होंने वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे जो है वो उनको इंस्टॉल किया, तो वो नेचुरल कूलिंग के साथ जो है वो इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा आइडिया ये तो बड़ा अच्छा। ऐसे में कुछ जगहों के नाम तो आपने लिए, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5-6 और जगहें जो कि आम फहम ना हो, जिस तरह देखें चाइना का नाम जहन में आते आपको दीवार चीन माइंड में आ जाती है, बट फ्यू अदर प्लेसेस मे बी 4-5 जो कि आप रिकमेंड करना चाहते हैं कि जो भी पाकिस्तान से एज ए टूरिस्ट जाना चाहता हो तो वो ये प्लान करे जी ये 4-5 जगह जहाँ पे आपने विजिट करना है। अच्छा, गुड एक्सपीरियंस। कुछ जो हमारे दोस्त साथी जो ट्रैवलिंग करते हैं वो अक्सर अपना इटरनरी बनाते हैं कि जी मैंने लेट से इस जगह जाना है, तो वहाँ पे मैंने इस लेक का विजिट करना है, इस चीज़ का विजिट करना है। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि मैं उसको ब्लैंक रख देता हूँ। उसमें फ़ायदा ये होता है मुझे, जो मैं समझता हूँ कि आप जब किसी जगह जाते हैं ना, तो आप फर्स्ट टाइम उसको देख लेते हैं। यानी आपके पहले कहीं टीवी पे या तस्वीर उसकी नहीं देखी होती, क्योंकि अगर आप एक बंदे की तस्वीर देख लेते हैं ना एक जगह की, उसमें उतना चार्म शायद ना हो जब आप अचानक जाके देखते हैं। तो रिसेंटली मैं पिछले महीने अप्रैल में गया, एक टूरिज़म कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे गानसू प्रोविंस में। ये गानसू प्रोविंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, और ये बेसिकली ईस्ट और वेस्ट के बीच में एक क्रॉस उसका किरदार अदा करता है पॉइंट का। ये सिल्क रूट का जैसे स्टार्ट हुआ था, ये शराय रेशम जिसको बोलते हैं, ये उस वक्त यानी सिल्क को लोग जो है वो ऊँटों पे लेके जाते थे, तो वो रोड जो है इसी रास्ते से जाता था। और ये जो एक कनेक्टिविटी का हब था। और वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो उस ज़माने के इन्होंने एक फर्स्ट डिप्लोमेट, वो भी वमेन डिप्लोमेट, चाइना ने उस टाइम पे एक नॉमिनेट की थी, और वो खातून जाती थी दुनिया से लिंकेजेस बनाने के लिए। यानी डिप्लोमेसी, और वो भी वमेन डिप्लोमेसी जो है वो चाइना ने दुनिया को दिखाई है और उस ज़माने में दिखाई है। फिर उस जगह पे मैं ये भी देख रहा था कि कैसे जो है वो क्रॉस कल्चर जो है वो हार्मनी, और कैसे क्रॉस कल्चर बिजनेसेस, और कैसे जो है वो क्रॉस कल्चर की वजह से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है उस इलाके में आई। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है ना, वो लोगों के रवैयों में और लोगों के अंदर की फीलिंग्स में आती है। जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं, आप उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, आप उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, और आप उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्टेंस के साथ जो है उसको रेस्पेक्ट करते हैं, और कई दफ़ा आप अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी अक्सर हम जो है वो लिबास पहन लेते हैं। आज
मैडम ने जो है वो चाइनीज लिबास पहनना है, देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि वो तो जब हमारी पहले लोग कहीं मैंने कहा मैं सोचने लगी थी चाइना में कमीजें शलवारें लगता रेड कलर और इस किस्म के लिबास बहुत आम है चाइना में, अच्छा। और यही फ्लावर्स और इस तरह की खवातीन जो है वो लिबास पहनती रहती है। सो ये जो कम्बिनेशन होती है ना, यानी आप किसी का अगर दिल जीतना चाहते हैं तो आप उसकी जुबान में बातें कर ले। सही बात है। आप किसी पश्तो स्पीकिंग के साथ एक दो पश्तो में बात कर ले, या पंजाबी के साथ या सिंधी भाई के साथ कोई इस तरह बात कर ले, तो उस वो देश बस के भेस में जब आप ढल जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो कनेक्शन बिल्ड होना बड़ा अब आप उसके साथ बेसिकली वो आइस ब्रेकिंग कर लेते हैं। एक दो वर्ड्स है। मेरा एक दोस्त था लंदन में, उसका छोटा सा शॉप था, तो उसको ना कोई 25 जुबानें आती थी, सिर्फ 2 लफ्ज आते थे। तो मैं कहा भाई ये क्या कर रहे हो आप? कह रहे जी जैसे ही मेरे साथ रोमानियन कोई आता है तो मैं उसको रोमानिया में 2 लफ्ज बोल लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना प्राइस कोट कर लेता हूँ, वो मेरे साथ बार्गेनिंग नहीं करता। कोई और आ जाता है तो मैं उसकी जुबान में बात कर लेता हूँ। सिमिलरली कल्चर और ड्रेस और ये भी ऐसी चीज़ है कि आप पहन लेते हैं तो आप अगले का दिल वैसी मोल लेते हैं। बड़ा अच्छा आइस ब्रेकिंग हो जाती है, आइस ब्रेकिंग हो जाती है, वाकई बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है ओवरऑल। अच्छा, ऐसे में क्योंकि आप बहुत सारे ममालिक में इसके अलावा भी आप जा चुके हैं, आप विजिट कर चुके हैं एज अ टूरिस्ट भी, आप कल्चर पे भी काम करें, प्रमोशन पे भी काम करें, किस तरह से आपको लगता है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है? मज़ीद क्या काम हो सकता है कि पाकिस्तानी भी इजीली विजिट करें, चाइनीज़ भी इजीली यहाँ पर आएँ? क्या कोई प्रोग्राम्स मुतारिफ हो सकते हैं? किस तरह से इस कनेक्शन को मज़ीद हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं? एक तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर बार हम देख रहे होते हैं कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, नई नई प्लानिंग सामने आ रही होती है, एंड देन उनकी एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन भी हम देख रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है? आई थिंक ये अभी जो नए आने वाले थे, नए पाकिस्तान और चाइना जो है वो शायद दुनिया में अब नए दौर में कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि हम कितने करीब हो जाएंगे। और जो अभी नए नस्ल नौजवानों की मैं बात करूँगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 65% जो है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो हम यंग लोग ही है, और सबसे बड़ी मार्केट यंग लोग है, तो उनको टारगेट अगर किया जाए तो आई थिंक हमें जो है ये थोड़ा बहुत वेस्ट से ना हमें इस साइड पे अपने पड़ोस मुल्क में देखना चाहिए। एक तो बहुत करीब है, दूसरा है कि आप अपने पड़ोस को कभी ना चूज कर सकते ना चेंज कर सकते। सही बात है। और आपको उसके साथ ही अच्छे ताल्लुकात और बेहतर से बेहतर ताल्लुकात बनाने में, और हमारे साथ चाइना एक ऐसा दोस्त है कि वो हमेशा खड़ा रहता है। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली भी हमने देख लिया है, और हमसे ज़्यादा हमारे चाइनीज़ बहन भाई जो है वो खुश है हमारी विक्ट्री पे। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर टूरिज़्म को भी प्रमोट करना है, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो कि दोनों मुल्कों को आपस में मिल बैठ के आसान करनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा जो एक इकदाम होगा वो वीज़ा फ्री अगर हो जाए दोनों मुल्कों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी चाइना में वीज़ा फ्री हो जाए एंट्री, तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम होगा। क्योंकि एक तो बिजनेस टूरिस्ट होते हैं जो वहाँ जाते हैं, मोबाइल्स कोई चीज़ें मीज़े इक्विपमेंट्स खरीद के वापस आ जाते हैं। एक होते हैं आम टूरिस्ट जो नेचुरल को एंजॉय करते हैं। चाइना में आपको हर किस्म की टूरिज़म मिलती है, आपको नेचुरल टूरिज़म भी मिलती है, एडवेंचर टूरिज़म भी मिलती है। चाइना की तो बल्कि एडवेंचर, वो आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी, ग्लास पे आप पहाड़ों के बीच में से जाते हैं, फिर उनका वो जिप प्लानिंग और चीज़ें मीज़े, चाइना का तो एडवेंचर टूरिज़म सबसे टॉप पे है। और तीसरा है कि वहाँ पे आपको मेडिकल टूरिज़म मिलता है। जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो इतने इफेक्टिव है कि अगर वो आ गए हैं तो ये जो फार्मा कंपनीज है ये सारे ऑलमोस्ट तकरीबन जो है क्लोजिंग एंड पे जाएंगे। इतनी वो सिंपल मेथड्स है पुराने जमाने के। अच्छा, क्या थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें, बिकॉज़ ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है जिसके बारे में हमें तो नहीं पता बिल्कुल भी। ये मैं अक्सर चाइनीज दोस्तों के साथ जब गप लगाता हूँ, चाइनीज जो TCM इसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इसको बोलते हैं, और ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है चाइना इंटरनेशनली भी। मेरी जनवरी का जो ट्रिप था बीजिंग में, थकावट की वजह से सर्दी भी थी तो बुखार सा फील हो रहा था। सो मेरे एक दोस्त हांगकांग में होते हैं, उन्होंने कहा मेरा डॉक्टर जो है वो बीजिंग में है एंड वो आपके पास आ जाएगा। सो मेरे जहन में डॉक्टर था, तो पता चला उसने कहा जी आप आएँ, एक साइड पे रूम पे हम गए, और उसने मुझे सिर्फ यहाँ के जो कुछ वैन्स थे वहाँ पे वो थोड़ा सा उसने पता नहीं कोई थोड़ा सा जोर दे के ना प्रेशर पॉइंट्स पे जोर दिया, और तकरीबन 15 मिनट लगे होंगे।
एंड आप यकीन माने मैं पेनाडोल को हर चीज को जो है मतलब एक तो वो टेक्निक्स होती है ना, और ज़ाहिर है, तो उनकी उस लिहाज अच्छा से। उसके अकुपंचर है, नीडलिंग है, नीडलिंग के साथ आपकी वो हर किस्म का इलाज करते हैं। फिर मैं अभी रिसेंटली गया दलियान, एक सिटी है वहाँ पे एक हॉस्पिटल में गया, TCM का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। वहाँ पे तो तकरीबन कोई 2-3 हज़ार पेशेंट्स थे और रेगुलर जिस तरह ये पोली क्लिनिक में या पिम्स में रश लगा होता है उस तरह प्रॉपर वहाँ पे ज्यादा जो तरीका इलाज है वो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, और ये बहुत पुराने अरसे से आ रहा है और ये एक नेचुरल टाइप ट्रीटमेंट है। इसमें ज्यादा आपको फिर तो वहाँ पे आपने दवाइयाँ फार्मेसीज नहीं देखी होंगी? फार्मेसीज है लेकिन एज कम्पेयर टू TCM लोग प्रेफर करते हैं, चाइनीज खुद भी TCM को प्रेफर करते हैं। फिर चाइनीज का जो फूड है वो बहुत जो है वो एक आपके नेचुरल किस्म का फूड है, यानी वो ऐसे ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उनका लंच पर डिफरेंट है, वो फ्रूट्स खा रहे होते हैं, वो हैवी लंच नहीं कर रहे होते, पानी की बोतल और फ्रूट, दैट्स इट। अच्छा, आप वैसे अगर जाते भी हैं यहाँ पर भी किसी चाइनीज की तरफ आपका जाने का इत्तेफाक कभी हो तो वो आपको, हमारे यहाँ तो होता है ना कि शरबत सर्व किए जा रहे हैं, फौरन चाय सर्व की जा रही है, तो वहाँ पर गर्म पानी से आपको वेलकम किया जा रहा होता है। और गर्म पानी ऑब्वियसली वो सबको पता है कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने, और हर वक्त वो खुद भी गर्म पानी पी रहे होते हैं। सो फिटनेस को लेकर दे आर वेरी कॉन्शियस। अच्छा, एक तो फिटनेस की बात है, दूसरा इसमें भी कल्चर है, तीसरा इसमें यह है कि यू आर राइट कि चाइनीज़ का भी ठंडा पानी मैंने कभी नहीं देखा है वहाँ पे, बल्कि हम मंगवाते हैं। इसकी मेरे जहन में ना दो किस्म के चीज़ें आती है। एक तो ये कि हम चूँकि चाइनीज़ भी हमारी तरह गरीब थे इससे पहले, हम भी चलो अभी भी इसका गुर्बत में काफ़ी हमारी पॉपुलेशन है, बेहतर की तरफ जा रहे हैं, बट जो हमें TV पे वक्फे दिखाए जाते हैं ना उसमें कोल्डनेस को, चिलिंग को, यानी ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो बेवरेजेस के वो ऐसे दिखाए जाते हैं ना कि अगर आप ठंडी चीज़ पियेंगे तो शायद आप कोई अमीर ही लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसकी वजह से हमारा मिजाज जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अब ज़रा थोड़ा सा देहात में जाएंगे ना, लोग बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ें पीना स्टार्ट करते हैं। बर्फ़ एक वो समझी जाती है, एक किस्म की ब्लेसिंग समझी जाती है, हालांकि बर्फ़ जो है ना वो इंतहाई ख़तरनाक डैमेजिंग है। और ये जो आपकी कोल्डनेस है ना, ये सिर्फ बर्फ़ और पानी की वजह से जो है आप नहीं हो सकते। आई थिंक चाइनीज़ का जो फार्मूला है ना, ये वो एक उनका टी होता है, उसमें बस सिर्फ पानी डालते रहते हैं और वो पूरा दिन चलता रहता है। और वो जो है वो पानी भी होता है और साथ साथ टी भी रहता है। सो ठंडी चीजें मैंने बहुत कम, वो नहीं है ऑब्वियसली, फिटनेस भी और बेवरेजेस वो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह आप बता रहे हैं कल्चर की बात कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं। खानों की बात की जाए तो उसमें भी कम से कम जो है वो मसालों का इस्तेमाल और बड़े हेल्दी खानों की तरफ उनको जाते हुए हम देख रहे होते हैं। कैसा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जितना आप कल्चर के बारे में बता सकते थे, टूरिज्म को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन हम किस तरह से मजीद उसको बिल्ड कर सकते हैं, इस बारे से हम डिस्कशन कर रहे थे। एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें कि जो आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दौर में रह रहे हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हम ऐड करा सकते हैं वो डिजिटल स्टोरी टेलिंग का है। पाकिस्तान की काफ़ी ऐसी जगह और स्टोरीज है जिसको आपकी मीडिया की स्क्रीन के थ्रू, आपकी सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम इंटरनेशनली लोगों को सॉफ्ट इमेजिंग के तौर पे प्रमोट करके अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे टेक्सला हमारे करीब है, कंदाहार है, फिर बुद्धिज्म है और बुद्धिस्ट टूरिज्म को हम बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। टूरिज्म का हमारा बड़ा पोटेंशियल है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाहिए मजीद, और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं कि कैसे हम जो है प्लास्टिक को कम यूज करें। डिजिटली जो है वो अकबर मुख्तसर था, कैसे साहब, जाहिर है आपका इतना वसी तजुर्बा है कि मजीद बात भी हम इससे ज्यादा कर सकते हैं। हमें बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के, बिकॉज जितना आप जान सकें उस मुल्क के बारे में जिसके साथ हमारी कुर्बत बहुत ज्यादा है, तो वो उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन आगे चल के मजीद हम बात करेंगे, मजीद सेगमेंट्स भी हमने प्लान किए हुए हैं। हम बढ़ेंगे भी एक ब्रेक के जाने। Stay with us. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है।
Use the right product, new and improved Sensodyne Rapid Action. 60 seconds में sensitivity से आराम देता है. मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. New and improved Sensodyne Rapid Action. 60 seconds में sensitivity से आराम देता है. मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. Use the right product, new and improved Sensodyne Rapid Action. 60 seconds में sensitivity से आराम देता है. मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे. हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं. दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं. अब लड़ाई नागुज़ीर है. New and improved Sensodyne Rapid Action. 60 seconds में sensitivity से आराम देता है. मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. Use the right product, new and improved Sensodyne Rapid Action. 60 seconds में sensitivity से आराम देता है. मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. New and improved Sensodyne Rapid Action. 60 seconds में sensitivity से आराम देता है. मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. ग्रीन पाम्स लाहौर, an eco-friendly lifestyle, a secure investment, और वो भी फ्री लाइफ इंश्योरेंस के साथ. ग्रीन पाम्स लाहौर, लाहौर का नया मरकज. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. Use the right product, new and improved Sensodyne Rapid Action. 60 seconds में sensitivity से आराम देता है. मैं recommend करती हूँ Sensodyne Rapid Action because it works. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. ये फ़लसफ़ा, ये अदब, ये लिटरेचर, ये कैसे कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान और चाइना को, आज हम इसकी बात भी करेंगे. और ऐसे मेरे इस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, उन्होंने वहाँ पर जाकर उर्दू पढ़ाई है. हम अक्सर ये बात करते हैं सबीन के, अच्छा अगर आपने चाइना जाना है या आपको कोई प्लान है, स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से, वैसे भी आजकल लैंग्वेजेस सीखने का बड़ा रुझान है, तो बच्चों की भी ख्वाहिश होती है चाइनीज़ भी सीखें, जापानीज़ भी सीखें, जर्मन भी सीखें, बहुत सी लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं. जब वो सीख रहे होते हैं तो ज़ाहिर है एक वुसअत होती है, फिर उनकी सोच में उनकी फिक्री सलाहियतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. बड़ा आप कॉन्फिडेंट होते हैं उस टाइम पे कि आपको 2, 3, 4 जुबानें आती हैं, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप दुनिया में कहीं जाएंगे, बिकॉज हर ममालिक के ग्लोबली, बिकॉज हम सब कनेक्टेड हैं, तो आप जाते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई जाएंगे तो हम कनेक्ट कर सकेंगे. एब्सोल्युटली. लेकिन चाइनीज लैंग्वेज इज वेरी टफ. वो तो हमें बहुत ज़्यादा टफ इसलिए लगता है कि बहुत पुरानी भी है. लेकिन जो हम चाइनीज सीखने से मुतालिक बात करते हैं वो एक जगह, चाइनीज़ कितने इंटरेस्टेड होते हैं उर्दू ज़बान सीखने में, और जब वो उर्दू ज़बान पढ़ते हैं तो उनका क्या रवैया होता है और कितना वो कनेक्ट होते हैं हमसे, आज इस मौजू पर बात करेंगे. हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर हुमैरा अशफाक साहिबा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं शोबा उर्दू में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद. आप अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं और लिटरेचर नक़ाद भी हैं. और इससे पहले इन्होंने बीजिंग फॉरेन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी में उर्दू की तदरीस की, तो वहाँ पर उर्दू पढ़ाई है. तो हाउ वाज हर एक्सपीरियंस, ये हम सवाल सबसे पहले उनके सामने रखेंगे. डॉक्टर साहबा को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए. कोविड से पहले आपने वहाँ पे पढ़ाया था? जी, कोविड से पहले. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. चाइनीज़ के साथ रहना, समझें आपने अगर कोई तहजीब सीखनी हो तो आप चाइना चले जाएं. इतना नेचर के साथ जुड़े हुए लोग, इतना अदब के साथ जुड़े हुए लोग, वाकईतन चाइना में रहना एक बहुत बड़ी एक इंसान की तरबियत गाह है, बिलीव मी. नाइस. अच्छा, सिखाना क्या मुश्किल था? जिस तरह हम बात कर रहे हैं और हम डिस्कस ये कर रहे थे कि चाइनीज़ लैंग्वेज हमें बड़ी मुश्किल लग रही होती है, बिकॉज बहुत पुरानी लैंग्वेज अगर देखा जाए. सो क्या वहाँ पर उर्दू सिखाना किसी हद तक मुश्किल रहा? मुश्किल तो ज़ाहिर है, कोई भी नई चीज़ सीखना है और उसमें आपका अपना पैशन क्या है, सीखने की मोटिवेशन कितनी है, ये बहुत काउंट करता है उसमें ना.
तो चाइनीज़ उर्दू सीखना चाहते हैं, उसमें उनके कई मोटिव्स हैं, आगे सी पैक है, चीज़ें हैं और मतलब वो कोलैबोरेशन पाकिस्तान के साथ उनका एक जिस तरह से दोस्ती का, पाक चाइना दोस्ती का एक बहुत खूबसूरत वहाँ कल्चर है। पाकिस्तान की बहुत वैल्यू है, पाकिस्तानियों को बहुत इज़्ज़त देते हैं, हत्ता कि ट्रेन में, पार्क में आपको अगर कोई देही चाइनी भी मिल गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, कोई भी ऐसी बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो भी आपको फ़ौरन पूछेंगे पाकिस्तानी, पाकिस्तान, तो उन्हें कहेंगे जी पाकिस्तान, तो वो बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। तो यानी उन्होंने अपने कल्चर के अंदर भी पाक चाइना दोस्ती को बहुत अच्छा प्रमोट किया हुआ है, नेशनल लेवल पर भी, और बड़ी इंपॉर्टेंस है वहाँ लिटरेचर की, ज़ुबान की, और इस हवाले से वो बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं उर्दू ज़ुबान को। अच्छा, उर्दू अदब और चाइनीज़ लिटरेचर, कोई कनेक्शन इसका है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। उसकी वजह देखिए, अभी सबीन ने क्वेश्चन किया कि उर्दू सीखने में उन्हें क्या मुश्किल है, और आपने इंट्रो में कहा कि चाइनीज़ ज़ुबान मुश्किल है। उनके लिए हमारी ज़ुबान कहाँ मुश्किल है, क्योंकि उनकी ज़ुबान में नुक्ते ज़ेर ज़बर नहीं है। हमारे यहाँ मतलब सिर्फ हरूफ नहीं है, हरूफ के ऊपर जो निशानात हैं यानी नुक्ते हैं, जिसको आप डॉट्स कहते हैं, या और उसके सिरे हैं, वो चीज़ें उनको इसमें मुश्किल होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका इंथ्यूसिज्म इस हद तक है कि जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी तो आप यकीन करें कि तकरीबन 2:30 बजे के करीब मैं बीजिंग एयरपोर्ट पर थी, और तकरीबन आधी से ज़्यादा क्लास मुझे लेने के लिए आई हुई थी कि हमारी उर्दू की उस्ताद आई हैं। और वहाँ मैं अब जब हमेशा एक बैरियर होता है नई जगह पर ज़ुबान का, तो आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैं हैरत अंगेज़ इंकशाफ होगा कि वहाँ पर एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और मुझे कहता है, उस्तानी साहिबा आपको हवाई अड्डे पर कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो मैंने रियली, और वो मैंने खुद को थोड़ा दुरुस्त किया कि हम बाज़-औक़ात एयरपोर्ट को हमने एयरपोर्ट ही कहना शुरू कर दिया है। तो पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि जो न्यू लर्नर है, जो नया सीखने वाला है, वो कितनी मोहब्बत से हर लफ्ज़ को अडॉप्ट करता है और उसमें लेकर आता है। अभी आपने भी जिस तरह से बोला तो हमारे लिए बड़ा, हमें तो याद भी नहीं आखिरी बार हमने कब कहा था हवाई अड्डा। और जिस मोहब्बत से वो लोग आए, लेकर गए, तो वहाँ पर उर्दू ज़ुबान का कनेक्शन तो है, ज़ाहिर है हम भी बहुत तहजीब के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और उनके यहाँ भी कल्चरल वैल्यूज़ वही हैं ऑलमोस्ट जो एक एशिया की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करें तो उर्दू अदब में चीनी कल्चर, उसको किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है? बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी नॉवेल के बैकग्राउंड में उर्दू वालों ने चाइना के लोकेल में कहानी लिखी हो, लेकिन अल्ताफ़ फातिमा का एक नॉवेल है दस्तक ना दो, पार्टीशन से पहले का, तो उसमें थोड़ा सा जब चाइनीज़ यहाँ हिंदुस्तान में मुख्तलिफ लोग आकर कारोबार की इरादे से आते थे, और बाइंग सेलिंग इस अंदाज में होती थी कि लोग वहाँ से अपनी जो मसनूआत हैं वो लेकर आते थे और यहाँ बेचते थे, तो उस तरह का एक ताजिर उसमें दिखाया गया है, और वो बड़ा अहम किरदार है उसमें। अदरवाइज़ बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत कम, यानी रेयर है। अच्छा, चाइनीज़ आपने भी सीखी वैसे? हाँ, मैंने कोशिश की और थोड़ी बहुत सीखी भी, लेकिन जाहिर है कि अभी मैं उसको बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। क्या मेरा टेस्ट ले? नहीं, हम टेस्ट नहीं, हमें खुद नहीं आता। क्योंकि कोई गलती हो गई तो चाइनीज़ दोस्त भी खफा हो जाएंगे, और वो बहुत प्यारे लोग हैं। और वहाँ से जब मैं वापस आई, आप यकीन कीजिए कि वो अभी तक राब्ते में हैं, वो तालिब इल्म अभी मुख्तलिफ मुलाजमतों पर हैं। अच्छा, वहाँ पर जो शोबा उर्दू है, आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि हमारी ऑडियंस के लिए, आपके लिए शायद नहीं, हमारी कुछ ऑडियंस के लिए, कि 1954 में वहाँ बाकायदा शोबा उर्दू कायम हो चुका था। अच्छा, ये हमारे लिए नई बात है। रियली। और वहाँ रेडियो, बीजिंग में जो रेडियो का वहाँ उर्दू रेडियो है उसका बहुत ज़्यादा था। फिर एक और था पिक्टोरियल, चाइना पिक्टोरियल एक अखबार निकलता था जिसमें पिक्चर्स के ज़रिए एक कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ मुतारिफ करवाया जाता। 51 to 54 में। और उसमें आफ्ताब इकबाल शमीम जैसे बड़े नाम जो हैं वो वहाँ पर रहे, और वहाँ पर इब्तदाई तौर पर जो उर्दू के उस्ताद हैं वो लेजेंड्स हैं। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ को चाइनीज़ में तर्जुमा किया है, उन्होंने इसरार खुदी को उर्दू में तर्जुमा किया, इकबाल को, और वो मुसलसल तराजिम की पोजीशन में हमारी तरफ भी हुए हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। मगर वहाँ पर आप मंटो के तराजिम, बाकी यानी उन्होंने एक पूरी चेन डेवलप की है। हमारी तरफ कम होने की वजह वहाँ के नामों की उस तरह की पजीराई नहीं है, ये वजह है एक? हो सकता है ऐसी भी बात हो, मगर दूसरा पहलू ये है कि हमारे यहाँ ओवरऑल ही तर्जुमे का ज़रा ट्रेंड कम है पाकिस्तान में। बाकी दुनिया में जितना तर्जुमे की अहमियत है, उनके डिपार्टमेंट्स जितने एस्टैब्लिश्ड हैं, उतने हमारी तरफ नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंस कितनी है इसकी, एक दूसरे के काम के तर्जुमे होना, ताकि आप ज़्यादा समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, और उसकी
बढ़ जाती है पहुंच। जी, अभी उसकी मैं आपको वैल्यू बताऊं कि जो पढ़ी लिखी कौमें हैं वो इस बात को समझती हैं कि किसी कल्चर को अगर आपने फ्यूचर में तिजारत के लिए भी इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आपको ज़ुबान, कल्चर, तहजीब के ज़रिए ही एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बातचीत करनी पड़ेगी। तो अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोजेक्ट चाइना में चल रहा है। हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त हैं जोहो युआन, जो कि बीजिंग फॉरेन स्टडी यूनिवर्सिटी में खुद PhD स्कॉलर भी थी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी, और उन्होंने उर्दू को बाकायदा BS लेवल की डिग्री तक पहुंचाया है। यानी वो सिर्फ लैंग्वेज सेंटर्स नहीं है, वो डिग्री प्रोग्राम्स हैं बाकायदा, जिसमें रिसर्च की जाती है उर्दू में, आपको पेपर लिखना होता है, वो पब्लिश होता है। तो बहुत शानदार उनका सेटअप है। तो अभी उन्होंने उनके बहुत पुराने एक फ़िलासफ़र हैं सुशी, तो उनके मज़ामीन, उनके लेक्चर्स को उर्दू में तर्जुमा करने का हम एक वहाँ पर ट्रांसलेशन फाउंडेशन है बीजिंग में, उनके साथ मिलकर हम वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कल्चर को पाकिस्तान में ख़ुद भी मुतारिफ़ कराना चाहते हैं। जो उर्दू के टीचर्स हैं वो वहाँ पर बैठकर भी पाकिस्तानी जो तसनीफ़ हैं, किताबें हैं या मशाहिर हैं, उनको वहाँ तर्जुमा कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अब पाकिस्तान में भी अच्छा यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि दूसरी जुबानें सीखने का रुझान बड़ा कम शुएब हमें नजर आ रहा होता है। एक हद तक है, बच्चों में है शुएब, वो भी स्कूल्स में अगर देखें ना, आप बहुत एलीट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ लैंग्वेजेस उन्होंने मैंडेटरी की हुई, जैसे जर्मन है, या आपको कोई एक लैंग्वेज 3-4 में से चूज करनी पड़ती है और फिर उसके सेक्शंस बन रहे होते हैं और वो आपको सीखनी पड़ती है। मैं खुद से सीखने की बात कर रही हूँ कि जो एक अर्ज होती है कि हम दूसरी जुबान सीखें, जिस तरह मैंने नहीं कभी सोचा अच्छा या दूसरी जुबान भी सीखनी चाहिए, अंग्रेजी में पढ़ा तो किया, हमें लगता है कि शायद उस तरह की जरूरत नहीं है। किस तरह से ये वाला माइंडसेट हम अपने यंगस्टर्स का चेंज कर सकते हैं? सिर्फ चाइनीज की बात नहीं कर रहे हम, बिकॉज आप उस्ताद भी हैं, आप भी पढ़ाती हैं यूनिवर्सिटी में, आप यंगस्टर्स के साथ डील भी करती हैं। इस माइंडसेट को हम किस हद तक बेहतर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि हमें इस इम्पोर्टेंस का पता हो कि हमने दूसरी जुबानों को सीखना है, हम जाएं ना जाएं, हमारे कोर्स का पार्ट हो ना हो, कैसे हम इसको फ़रोग दे सकते हैं? बहुत अच्छा आपका सवाल है, और ख़ास तौर पर यूरोपीय ज़ुबानें सीखने का हमारे यहाँ ट्रेंड ज़्यादा है। उसकी वजह शायद हमारा बहुत उनके ज़ेरे असर रहना है बहुत अरसा तक, या हमारे माइंड में शायद इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सिर्फ वेस्ट से जुड़ी हुई है। ये असल बात ये है, और हमारी तमाम पॉलिसीज़ और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरफ लीड कर रहा होता है, जबकि हम आने वाली जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, और ये हर जो भी इकोनॉमी का माहिर है वो बिल्कुल यही बात कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा अगले 10 सालों में होने जा रहा है तो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को अभी से ही इसके अंदर रिवीजन में होना चाहिए कि चाइनीज़ को एक लैंग्वेज के तौर पर या बेसिक लैंग्वेज के तौर पर जो उसके बेसिक कायदे हैं जिस तरह, तो उनको ऑप्शनल, मैं ये नहीं कह रही कि कंपलसरी हो, लेकिन एक ऑप्शनल के सब्जेक्ट के तौर पर ज़रूर मुतारिफ करवाना चाहिए। मिस्टर सबीन ने भी इसमें कहा ना कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर मैंडेटरी होता है कि आप एक सब्जेक्ट चूज, एक लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। मुझे लगता है कि जिन स्कूल्स में नहीं भी होता, अब तो इतना आसान हो गया। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे नहीं है इस तरह का कि आपने एक लैंग्वेज सीखनी है, बट मेरे बच्चे चाइनीज सीख रहे हैं, वो खुद से सीख रहे हैं। इतनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं अब तो, इतने चैनल्स आ चुके हैं, वो रोज एक लेसन खुद से पढ़ते हैं, उस लेसन से वो नए नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस समझ जाते हैं। फिर वो मेरा इम्तिहान लेते हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं आती, मेरा इम्तिहान ना लो, मुझे क्या पता। जो वो सीख रहे होते हैं रोज, आपको बैठ के उनसे क्लास लेनी चाहिए। मुझे लगता है लेनी चाहिए, लेकिन शायद मुझे फिर आपसे मैं क्लास लूं आगे तक गोज ऑन। ऐसे सीखते ना, सीखते सिखाते हम सब आगे चल रहे हो। लेकिन देखिए द पॉइंट इज कि इजी हो गया, अब सीखना आसान हो गया, एक्सेसिबल है। अब ये नहीं है कि अच्छा आपने किसी इदारे में ही जाना है, किसी उस्ताद के पास ही पहुंचना है, टाइम ही निकालना है। एट योर ओन फ्री टाइम आप यूट्यूब के थ्रू, ऐप्स के थ्रू आप सीख सकते हैं लैंग्वेजेस। बिल्कुल ऐसा है, आपके सामने ही है। चाइनीज़ जो मीडिया है या उनका जो कमर्शियल मीडिया है उसके ऊपर बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, और ये भी एक तरह से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस्ड होने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो सिर्फ लिटरेचर कनेक्ट नहीं करता, बल्कि आपके जो मीडियम है, ये जो विजुअल मीडियम्स हैं, ये भी सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्शन को बिल्ड करते हैं। आपका ड्रामा, आपकी फिल्म, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ती हैं। तो लेकिन प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर आप एक लेवल पर तो
एक दिलचस्पी के लिए आपने सीख लिया, सो सीख लिया, लेकिन एज स्किल अगर आप देखें और आपने उसको आगे एज अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करना हो तो फिर आपको थोड़ा सा करना चाहिए, और इस वक्त हमें ज़रूरत है। तो ज़रूर मैं इस चैनल पर ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पॉलिसी मेकर्स को इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि अगर हमारा फ्यूचर आगे चलकर इतना कनेक्शन में बिल्ड हो रहा है तो फिर हमें भी जैसे वो तैयारी कर रहे हैं, वो आज से 70 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं। आप ये देखेंगे वो तैयारी अगर कर रहे हैं, चूंकि सीपैक तो एक सिर्फ प्रोजेक्ट है ना, अदरवाइज तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव इट्स अम्ब्रेला, जिसमें हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने हैं और जब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अटैच्ड हैं और फॉर द फ्यूचर जनरेशन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप चाइनीज लैंग्वेज की तरफ जाएं एट अ वेरी गुड लेवल। और जैसे आपने कहा कि अच्छा वहां पे तो हम बैचलर्स लेवल तक उस लैंग्वेज को पहुंचा चुके हैं, बिकॉज दे आर रेडी, दे आर विलिंग, दे नीड इट एंड दे आर तैयार हो रहे हैं जी। हाँ, हमारे यहाँ क्या है बहुत पुराने तरीके, एक लैंग्वेज सीखनी ये है। सीपैक तो अभी सामने आया ना, लेकिन उन्होंने चाइना को, पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है एक्नॉलेज किया और इस चीज़ को वो हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि एज कंट्री हमें सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान ने जो है एक्नॉलेज किया है और इस चीज़ को उन्होंने अपने नेशनल करिकुला का हिस्सा बनाया है कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके साथ दोस्ती है। बहुत हद तक उसमें शायद ये मंसूबे जो अभी सामने आ रहे हैं वो उनके पहले बैकएंड पर उनकी अप्रोचेस पहले से मौजूद थी। तो लेकिन हम अब जब सामने एक चीज़ आ गई है, इसके बावजूद भी हम वो चीज़ें उस तरह से नहीं कर पा रहे जैसे हमें करनी चाहिए और ये हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ना, वैसे हम डेली बेसिस पे डिस्कशन भी कर रहे हो तो हम यही कहते हैं कि हमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को जब आपने टैप करना है, आपने उनको अवेल करना है, सो फॉर दैट आपको तैयारी करनी है। और तैयारी मुझे लगता है कि अभी जिस तरह आपने बताया आपके बच्चों का, तो आपने अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस बताई शुएब। ये देखिए, ये घर से एक चीज भी शुरू होती है जो कि बड़ी जरूरी है कि आपने बताया, आपने चाइना के बारे में बताया, आपने डिफरेंट ममालिक के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटीज अटैच है उसके साथ फ्यूचर में। एग्जैक्टली। सो ये घर से अब सब कुछ आप स्कूल्स पे नहीं डाल सकते, सब कुछ आप गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, ठीक है पॉलिसीज बननी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, बट घर के अंदर भी अपने बच्चों को उनके दिमाग खोलने की बहुत ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स उनको उनकी सोच को ले जाने की बहुत ज़रूरत है, अपनी सोच को बहुत वसी करने की ज़रूरत है, सो दैट हमारे बच्चे जो हैं उनको समझ आ सके तो हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए बच्चों को तैयार करें। हम ये ना करें कि अच्छा जी सरकारी नौकरी सिर्फ लग जाए, ये एक माइंड सेट है ना। देखिए, हम जितना ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएंगे उतना ही आप पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। सो ये इन चीजों को हमने ना एक ब्रॉडर लेवल पे सोचना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे दुनिया के साथ। क्या हम ये कर सकते हैं, हम रोज एक चाइनीज वर्ड और फ्रेज यहाँ पे स्टार्ट करें? अच्छा, नॉट जस्ट चाइनीज, हम ये भी कर सकते हैं कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट आज चूंकि हम पाक चाइना की बात कर रहे हैं, हम चाइनीज, बट अदरवाइज व्हाई नॉट डिफरेंट लैंग्वेजेस? लेट्स डू इट जी। हम करते हैं, बल्कि आप हमें फीडबैक दें इससे मुताल्लिक कि आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई एक लफ्ज, कोई एक फ्रेज, कोई एक सेंटेंस, कोई एक बात जो कि उस लैंग्वेज ही करें और हम उस पर डिस्कस करें, मैं और सभी आपस में डिस्कस करें एंड लेट्स लर्न विद ईच अदर। वैसे इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हमारे रेडियो का, टीवी का रोल उस तरह से नहीं है, मगर रेडियो का बहुत ज्यादा रोल रहा है पाक चाइना लैंग्वेज में भी, कल्चर की प्रमोशन में भी, और बहुत पुराना है, 51 से है, और अभी भी पाक चाइना रेडियो जो है वो काम कर रहा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें भी आ रही होती हैं, और वो जो लैंग्वेज के हवाले से है, वो हेलो कैसे कहना है, हाल कैसे पूछना है, वो सारी चीज़ें उस पर आ रही होती हैं। तो बेसिक हो गया ना। लेकिन टीवी की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव होना चाहिए और इसकी गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप कोई 1 घंटा भी मखसूस कर देते हैं और ख़ासतौर पर एक नेशनल टीवी की हैसियत से जब आप काम कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल आप मिलकर जो मैनेज कर रहे हैं सीपैक को और सारी चीज़ों को, उन इदारों के साथ मिलकर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। हम तो मैनेजमेंट को ये आइडिया फ्लोट भी करेंगे। और सीधी सी बात है, एक वाकई अगर पाकिस्तान टेलीविजन की बात की जाए तो वो हमेशा बड़ा वेलकमिंग होता है कि कैसे हम कनेक्शंस और बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह हम अपने जो डिप्लोमेसी ना, डिप्लोमेसी एट द सेम टाइम हमेशा हमने देखा है कि पीटीवी बड़ा वेलकमिंग रहा है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि आपको नहीं उस तरह से नजर आ रही होती, बिकॉज कमर्शियल एस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होता है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट स्टेट की अपनी एक जिम्मेदारी होती है और पीटीवी वो जिम्मेदारी हमेशा से निभाता हमें दिखाई दिया है। तो यकीनन इट्स अ वेरी गुड सजेशन कि हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं और बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। और मजीद हम क्या कर सकते हैं इस पर हम बात करें, और सर एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर हम बात भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। क्या आप गैर मेयारी तस्वीर, आवाज और सिग्नल से परेशान हैं? इन तमाम मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान टेलीविजन ला रहा है डिजिटल बॉक्स, जहां आप देख सकेंगे अपने पसंदीदा चैनल्स पीटीवी होम, न्यूज, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड, बोलान और पीटीवी नेशनल। HD तस्वीर, साफ आवाज, ना केबल का झंझट, ना किसी और खर्चे की फिक्र। आज ही 051-920-6813 पर कॉल करें और हासिल करें अपना मुफ्त पीटीवी डिजिटल बॉक्स, या अपने करीबी पीटीवी इस्लामाबाद, लाहौर या पिशावर सेंटर से राब्ता करें। पीटीवी डिजिटल बॉक्स, हर तस्वीर, हर आवाज, हर लम्हा आपके। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज 21 मई हम सब मिलकर पाक चीन दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और सबीन इस खुशी में हमें आज चाइनीज फूड बना के खिलाएगी। बना के आप अगर मुझे कहते ना मैं ऑर्डर करूंगी तो वो एक अलग बात, वो भी किसी हद तक की एक पॉसिबिलिटी होनी थी, बट अदरवाइज बस मैं ये बना के नहीं एक्सेप्टेड, बड़ा फखर के साथ। कोई शौक नहीं है खाने बनाने का, खाने का तो है ना, खाने का बहुत शौक है। चलें जी, और चाय आ गई है। चाय आ जी, आ जी, चाय आ चुकी है, साथ साथ हम गपशप लगा रहे हैं। हाँ। और चाय इसलिए आई है क्योंकि आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान की चाय तो वैसे बहुत अच्छी होती है। आफिया से आपको भी चाय पसंद है? आफिया शबीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस हर एज वेल। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमने कहा चाय से आगाज करते हैं और फिर जरा, क्योंकि चीनी चाय की अगर बात की जाए, चाइनीज चाय की, तो बड़ी कदीम है और सबसे पुरानी चाय। आज हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो हमें पता लगा कि है, बट लोगों को पहले ही पता है। एट द सेम टाइम चाइनीज खाने जो हैं आफिया, उनकी भी अगर बात की जाए तो वो भी, उनकी बड़ी एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो जो हम देखते हैं कि थोड़ा पाकिस्तानी टच के साथ हम मिल रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे टेस्ट बड्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए भी होते अभी तक। लेकिन शुरुआत अगर हम चाय के पर्सपेक्टिव से करें तो क्या पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की चाय और जो चाइना की चाय है उसमें क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं? देखिए, डिफरेंस तो सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान में दूध के बगैर चाय पी नहीं जाती है। और ब्लैक टी और ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट तो मेरा ख्याल है बहुत कम है। ज़्यादा मेजोरिटी हमारी जो है वो लाइक ही मिल्क टी करती है। हालांकि चाय में सारी गड़बड़ ही इस दूध की है। इस दूध की है। दूध ना हो तो चाय वाकई बहुत अच्छी होती है, इट्स वेरी हेल्दी। लेकिन दूध डालने की वजह से हमने चाय को खराब कर दिया है। तो आंसर ये होगा कि चाइनीज टी इज बेटर। चाइनीज चाय पाकिस्तान में आके चाय ना रही, लेकिन चाय की चाय बहुत रही। नहीं, वो दूध पत्ती होगी ना, उसको चाय चाय लोग थे या बोलते कड़क चाय या बोलते दूध पत्ती। तो आप चाहे कड़क चाय बोले, चाहे दूध पत्ती बोले, चाहे कोई और चाहे जिंजर टी बोले, आप दूध डाल रहे हैं तो बुनियादी बात है दूध मत डालें उसमें। कमिंग बैक टू आफिया, चूंकि जरा आप रेस्टोरेंट चला रही है माशाल्लाह और मुख्तलिफ खाने उसका हम रुझान पाकिस्तान में देख भी होते हैं, तो चूंकि अब चाय की गुफ्तगू पहले होते हैं, ये सवाल रखते हैं पाकिस्तान में चाय कितना कनेक्ट करती है। हम रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, हम ढाबों में देखते हैं, हम अक्सर महफिलों में देखते हैं, घरों में देखते हैं, इकट्ठे अगर बैठना है चाय एक बहाना है, आओ चाय पीने चलते हैं।
जरा चाय बनाते हैं, अब एक कप चाय बना लो, अपने लिए बनाई थी तुम्हारे लिए भी बना ली, तो चाय कनेक्ट कर रही है हमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आजकल ये तो मेरा ख्याल है बहुत पुरानी एक रवायत है, जो एक कहवा खाने हुआ करते थे, और चाय का ट्रेंड तो बहुत पुराना है। तो पाकिस्तान में चूँकि दूध के साथ बनाई जाती है तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडिया में पसंद करते हैं। तो जो चाय का कनेक्शन है ना, वो शायद हमारी सोल के साथ है कि हम कहीं पर भी इकट्ठे बैठे। इनफैक्ट अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में जब कोई भी क्लाइंट आता है, उन्होंने एंड अपना डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, चाय के साथ करना होता है। और हमारी मेजोरिटी जो मैं अभी फील करती हूँ, मैं देखती हूँ कहवा कम लेकिन चाय के साथ ज्यादा कनेक्शन जो है वो कहते हैं कि खाने के बाद चाय फर्ज हो जाती है। बिल्कुल, फ्रेंड्स आते हैं, गैदरिंग्स होती हैं उनकी, तो वो सब कहते हैं अच्छा चाय सबसे पहले। तो ठीक है, मतलब जिन लोगों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं चाय नहीं कभी पी, जिन्होंने नहीं चाय पीते, तो ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है वो बहुत कम लोग हैं जो चाय पसंद नहीं करते हैं। मेजोरिटी हमारी जो है चाय किसी न किसी फॉर्म में चाय जरूर लेते हैं। मिलियंस इन पाकिस्तानीज आर फॉन्ड ऑफ टी जी, वो चाय पीते हैं, दिन का आगाज चाय से करते हैं, इख्तिताम चाय पर करते हैं, दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में चाय पीते हैं, चाय को कभी इनकार नहीं करते हैं, चाय को अशरफुल मशरूबात कहते हैं। हर साल जो है वो चाय का आलमी दिन भी मनाया जा रहा होता है, इसको भी हम जरा सेलिब्रेट करेंगे आगे चल के, पता नहीं कौन सी डेट होती है, लेकिन नहीं आज ही है ना चाय का आलमी दिन। अच्छा ओके, हाँ आज ही असल में पाक चाइना फ्रेंडशिप में हम इतना खोए हुए हैं ना कि ये चाय पी होती है, इससे दिमाग खुला होता है। यस, चाय नहीं पी मैंने भी, इनफैक्ट अभी आकर चाय पी है मैंने, मेरा भी ब्रेकफास्ट चाय के बगैर नहीं होता। आपका ब्रेकफास्ट भी चाय के बगैर अधूरा होता है। दैट्स वेरी नाइस जी। अच्छा जब खानों की तरफ भी आते हैं ना, चाइनीज फूड की अगर बात की जाए, हमारे रेस्टोरेंट्स में क्या एक्चुअली चाइनीज फूड जो है वो हमें मिल रहा होता है, जो हम जाके कहते हैं जी हम चाइनीज फूड खाने के लिए यहाँ पर आए, ऑथेंटिक चाइनीज फूड, ऑथेंटिक क्या मिल रहा होता है? अच्छा, ऑथेंटिक जो है ना उसका तो अगर देखा जाए ना बहुत कम है। रेस्टोरेंट्स तो बिल्कुल प्योरली चाइनीज़ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वैसे मोस्टली देखा जाए तो चाइनीज़ फूड तो अभी स्ट्रीट फूड बन गया हमारा। ये सही बात है। तो पहले तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आपको पता है चाइना के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं वो तो बहुत बहुत पुराने उनके वहाँ पर हैं, चाइनीज़ फूड वहाँ पर बनते भी हैं, खाए भी जाते थे, लेकिन अभी पूरे पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन गया है। आप कहीं पर भी जाओ, हमारी न्यू जनरेशन जो है वो सब बहुत लाइक करते हैं, जहाँ पर चाइनीज़ नहीं होगा बच्चे वहाँ जाते नहीं हैं। हाँ सही बात है, बड़ा पसंद करते हैं चाइनीज़ फूड, और उसमें भी क्योंकि अब तो वैरायटी बहुत ज़्यादा ना। जब हम छोटे थे हमें से भी चाइनीज़ राइस पता होते थे या चाउमीन पता होता था जी बिल्कुल, इन दो के अलावा ना कुछ पता नहीं था हमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पता चला अच्छा नहीं ये भी है, ये पता नहीं कंग पाउ चिकन भी है और फलाना भी है और डायनामाइट पता नहीं क्या क्या। सो अब ये कि वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। अभी टेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है ना, टेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है, टेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। बट सबीन का भी जो सवाल था कि वो जो ऑथेंटिक चाइनीज फूड की हम बात करते हैं, मिलता है यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट? या हमने स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। हमने इस तरह से सवाल इसको जरूर रखते हैं कि कितना चेंज हमने, कितना उसको मॉडिफाई किया उस खाने को यहाँ पे। आई थिंक काफ़ी हमने चेंज कर दिया है, हम अपने टेस्ट के मुताबिक उसको बना भी रहे हैं। चूँकि हम पाकिस्तानी हैं ना तो हमारे टेस्ट डिफरेंट है और चाइना का चाहिए जी। तो पाकिस्तान में मिल रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में है, लाहौर में, कराची में बहुत अच्छे अच्छे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। कुछ चाइनीज़ खुद यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, और उनका टेस्ट आप बिलीव नहीं करेंगे इतना डिलीशियस होता है कि आप बार बार जाना पसंद करते हैं। तो फिर हमने क्यों उसको चेंज कर दिया अगर इतना डिलीशियस है वो? लेकिन हर किसी का टेस्ट नहीं डेवलप होता ना उसमें, तो इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है थोड़ा सा उसको स्पाइसेस उस तरह की डाल के उसको जी बिल्कुल देसी टच दे दिया। अच्छा तो खाने में कितने कनेक्ट करते हैं आफिर साहब? अब अगर हम चाइना जाएं और हम ढूंढने जी देसी रेस्टोरेंट और वहाँ नजर आए रेस्टोरेंट्स तो हमें अच्छा लगेगा। चाइनीज़ यहाँ पर आए, उन्हें जिस तरह आपने खुद का, आप तो इट्स स्ट्रीट फूड ऑफ पाकिस्तान एज वेल कि यहाँ पे अब आपको ढाबों में नजर आ रहा होता है, कार्ट्स पे नजर आ रहा होता है, चाइनीज़ फूड मिल रहा होता है। कोई भी चाइनीज़ यहाँ पर अगर किसी भी स्ट्रीट में जाए और चाइनीज़ फूड नजर आए तो ये उसे हमसे कनेक्ट कितना करता है? मैं समझी नहीं आपकी बात। फॉर एग्जांपल जो खाना है में कनेक्ट भी तो कर रहे हैं ना, चाइनीज फूड का यहाँ पे होना, चाइनीज अगर यहाँ पे देखें अच्छा चाइनीज खाना है सब पाकिस्तानी भी इंजॉय करें तो हम आपस में कनेक्ट कितना हो जाते हैं, दोस्तियाँ कितनी बढ़ जाती हैं चाइना के साथ? चाइना तो देखें हार्ट फेवर्ड कंट्री है हमारी,
तो पाकिस्तानियों की फ्रेंडशिप तो आपको पता है वो तो काफी होती है। हाँ एट द सेम टाइम जब चाइनीज आते हैं रेस्टोरेंट आपकी और वो चाइनीज खाने के लिए आते हैं, उनको कितना टेस्ट में फर्क दिख रहा होता है एंड उनको कैसा फील हो रहा होता है कि चाइनीज फूड इस रेस्टोरेंट में अवेलेबल है, बात हो रही है, मेन्यू में प्रॉपर जो है उसको लिस्ट किया गया है, उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, वो किस तरह से रेट करते हैं? अच्छा, चाइनीज जो है वो चूंकि हमने काफी चेंज किया है ना, उनके खानों को बहुत चेंज कर दिया है, लेकिन वो जब यहाँ पर आते हैं ना तो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो भी स्पाइस लवर होते हैं। तो हम चूंकि मसाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं उन चीजों में, तो हमने चाइनीज खानों में भी मसाले और बहुत सारी चीजें हमने ऐड ऑन कर दी हैं, तो वो लोग लाइक करते हैं। तो उन लोगों को पसंद आ रहा होता है, बिल्कुल तो पसंद आ रहा होता है। देके जाते हैं, कोई मशवरा आपको दे रहे हो कि बिल्कुल ऐसा है। मेरा चूंकि रेस्टोरेंट में अभी देसी चल रहा है और उसमें चाइनीज लिमिटेड मैंने आइटम्स रखे हुए, उनकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि भाई इस एरिया में भी आप चाइनीज फूड ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा आपको, देखें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। उनके लिए नहीं, ये बाकी सबके लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप डिमांड बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तानी मेजोरिटी हमारी, चाइनीज तो कम, लेकिन हमारी पाकिस्तानी मेजोरिटी जो है वो चाहते हैं कि चाइनीज फूड भी इसमें ऐड करें, और हमारी मेजोरिटी चाइनीज पसंद करती है। शायद ये एक फ्रेंडशिप का हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो गया ना। ऑफिस में ये भी होता है ना कि रूटीन में हम चूंकि देसी खा रहे होते हैं, तो जब कोई मेहमान आना होता है तो हम कहते हैं आप चाइनीज बनाओ। नहीं, वो ये होता है ना, देखिए ये भी होता है कि घर में तो हम देसी खा ही रहे होते हैं, बाहर जाके हमें होता है कि कुछ डिफरेंट खाएं। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जब डिफरेंट खाने की बात होती है तो सबसे पहले क्या होता है, चाइनीज खाते हैं जाके। सो ये भी एक What's your favorite Chinese food, by the way? I won't tell you. Why? I don't know. आपका फेवरेट क्या है ऑफिस में? मेरा डम्पलिंग। डम्पलिंग्स। अच्छा, डम्पलिंग्स तो वैसे किसी कोई होगा जिसको ना शायद ना पसंद हो, क्योंकि वो इतने मजे के होते हैं। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, डम्पलिंग्स भी आई थिंक इन रीसेंट टाइम्स, मे बी इन 3-4 इयर्स हमने बहुत कॉमन देखे हैं, अब कराची तक पहुंच गए हैं। हाँ। मतलब पहले डम्पलिंग्स उस तरह से हमें सिर्फ नॉर्थ नजर आते थे विद डिफरेंट नेम्स ऑफ कोर्स, बट नजर आ रहे होते थे। अब ये कि पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहे होते हैं। दैट्स वेरी नाइस। या फिर सब कोई चाइनीज फूड से मुताल्लिक कोई कमेंट आप करना चाहती हो, चाय के दिन के मुताल्लिक कोई बात करना चाहती हो एट द एंड ऑफ द शो? चाय के मुतालिक बस कुछ वर्ड्स मिल नहीं रहे मुझे, क्योंकि चाय इतनी मोस्ट फेवरेट। चाय आपके लिए क्या है? चाय सुबह मॉर्निंग में अगर चाय ना मिला तो दिन नहीं स्टार्ट होता हमारा। वो तो है, चाय के बगैर दिन का आगाज नहीं है। तो आज आप सब जो चाय के शौकीन हैं, जिसमें आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो शौकीन है चाय के, तो चाय खुद भी पिए, पिलाएं। जिसको चाय नहीं पसंद उसे कोई अच्छी चाय पिलाएं। जैसे मेरे साथ कल ये हुआ कि मैं एक जगह गया हुआ था घूमने फिरने के घर से, ऑलराइट, वापसी में हुआ है कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यहाँ पे चाय बड़ी